मंदिर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकती है, वह मंदिर के लिए लड़ाई लड़ सकती है, वह मंदिर बनाने के लिए आंदोलन भी कर सकती है, वह मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खरीद सकती है, वह उस निष्पक्ष संस्था को, वह एक न्यायिक संस्था को नष्ट भ्रष्ट कर सकती है। लेकिन वो इस देश के लोगों के हित में जो अस्पताल बनने चाहिए, जो शिक्षा के मंदिर बनने चाहिए, उनको खोलने के लिए किसी प्रकार का आंदोलन नहीं चलाएगी, किसी प्रकार का बिल संसद के अंदर नहीं लेकर आएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज संविधान दिवस है। क्या हम जानते हैं संविधान दिवस के क्या मायने हैं? साथियों, संविधान दिवस के मायने समझना बहुत जरूरी है, और विशेष तौर पर जो आज पूरे विश्व में लोकतांत्रिक सरकारें और लोकतांत्रिक सरकारों के द्वारा जो व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं, जिस तरीके से वे अपने देशों की जनता के साथ में व्यवहार कर रहे हैं, उस संदर्भ में सभी देशों के संविधान और उनके मनाए जाने या संविधान के पालन करने पर जो भी व्यवस्था है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। साथियों, भारत का संविधान, हालांकि भारत की संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया, लेकिन साथियों यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि कांग्रेस की यह जिद थी, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही 26 जनवरी को संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाती आ रही थी। साथियों, हालांकि डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह 26 जनवरी हो, चाहे वह 26 नवंबर हो या फिर कोई और तिथि हो, इससे भारत की जनता के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया, यदि उसको सही या ईमानदारी से लागू न किया जाए तो इसका प्रभाव भारत की जनता पर अवश्य पड़ सकता है। तो साथियों, हमें यह समझना चाहिए कि एक दिन है 15 अगस्त और दूसरा दिन है 26 जनवरी। दोनों में क्या समानताएं हैं या क्या असमानताएं हैं? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या फर्क है? साथियों, 26 नवंबर को संविधान सभा ने भारत का संविधान पारित कर दिया और 26 जनवरी को वह लागू हो गया। इसका मतलब यह था कि जो स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त के दिन मिली थी, अब वह स्वतंत्रता निर्बाध नहीं है, यानी कि वह स्वतंत्रता जो है इस प्रकार से होगी जिस प्रकार से कि वह संविधान, जिसे संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया है, उसके द्वारा मिलेगी। साथियों, 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता भारत के लोगों को मिली वह इस प्रकार से कही जा सकती है जैसे कि हम किसी जगह पर किसी पशु को निर्बाध छोड़ दें, स्वतंत्र छोड़ दें, उसकी मनमानी पर छोड़ दें। वो जिस चाहे खेत में घुसे, जिस चाहे खेत की फसल को नष्ट करे, कुछ भी करे, उसकी मर्जी, जो उसको अच्छा लगे वही करे, उससे चाहे बेशक किसी को कितना भी नुकसान क्यों न उठाना पड़े। साथियों, स्वतंत्रता इस प्रकार की भी होती है। हालांकि जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसके इस नकारात्मक पक्ष पर हम चर्चा नहीं कर पाते हैं, उस पर हम सोच विचार नहीं कर पाते हैं, और अक्सर या अधिकतर लोग हमें ऐसे मिलेंगे जो अपने लिए अधिकतम स्वतंत्रता की बात करते हैं। साथियों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी अपने कर्तव्यों के बारे में कभी सोचते ही नहीं है, जो कभी भी यह विचार ही नहीं करते हैं कि उनके कुछ करने या कुछ ना करने से दूसरों को नुकसान हो सकता है या उनके अधिकारों का या उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन भी हो सकता है। इसी प्रकार से साथियों, संविधान के लागू होने के बाद भारत के लोगों की स्वतंत्रता नियम, कायदे, कानूनों में बंध गई और वे अपनी स्वतंत्रता का उपभोग तो कर सकते थे, लेकिन उस हद तक जहां तक कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन ना होता हो। साथियों, हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लेकिन साथियों, आज संविधान के द्वारा जो अधिकार भारत के लोगों को मिल रहे हैं या उसमें जो अधिकार भारत की जनता के लिए लिखे हैं, क्या वास्तव में आज भारत की जनता उन अधिकारों का उपभोग कर रही है?
भारत के संविधान में सबसे मौलिक व्यवस्था है लोकतंत्र की। क्या वास्तव में आज भारत के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपनी सरकार को चुनने का कार्य कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसी व्यवस्था आज वास्तव में भारत के अंदर व्याप्त है? जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, और भारत को इस संविधान के माध्यम से पूरी दुनिया में गौरव प्राप्त होता है, क्या वास्तव में उस देश के लोग लोकतंत्र को असली रूप में जी रहे हैं? क्या वे लोग वास्तव में अपनी सरकारें लोकतांत्रिक रूप से चुनते हैं? तो साथियों, आप कुछ भी सोचते हो, लेकिन मेरे विचार के अनुसार तो यह बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि आज भारत को गणतंत्र हुए लगभग 70 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन इन 70 सालों में अभी तक भारत की जनता के मानसिक स्तर का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। भारत की जनता जिस प्रकार से भारत की आजादी के समय सोचती थी, सरकारों के बारे में, सरकारों के चुने जाने के बारे में, जिस प्रकार से वो नेताओं के द्वारा, प्रलोभनों के द्वारा प्रभावित की जाती थी, आज भी भारत की जनता का वही हाल है। और आज भी भारत की जनता किन्हीं न किन्हीं माध्यमों के द्वारा प्रभावित की जाती है। उसके वोट को स्वतंत्र रूप से हासिल नहीं किया जाता, बल्कि उसके वोट को तकनीक के द्वारा चुरा लिया जाता है। आज की जो तकनीक है, हम जानते हैं, आज की तकनीक है प्रचार, और जो प्रचार के माध्यम है सोशल मीडिया, मेन मीडिया और तमाम वे साधन जिनके द्वारा भारत के लोगों की जो मानसिकता है उसको प्रभावित किया जाता है, और उसको प्रभावित करके फिर वो जो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते थे वह निर्णय नहीं ले पाते हैं, और उसके इतर वो निर्णय लेते हैं जो कि उनके लिए घातक साबित होता है। साथियों, आज भारत के अंदर बीजेपी की सांप्रदायिक सरकार है, और बीजेपी की सांप्रदायिक सरकार का होने का मतलब यह है कि भारत में एक ऐसी सरकार है जो धर्म के आधार पर चुनी हुई सरकार है। जी हाँ साथियों, राम मंदिर का मुद्दा बार बार गरमाकर भारत के अंदर ये सरकार बनी है, और भारत के लोगों ने धर्मांध होते हुए, धर्म में अंधे होते हुए इस सरकार को चुना है। साथियों, हमने इस सरकार के तहत जितने भी अब तक जितनी भी नीतियों को हमने देखा है, उन नीतियों ने इस देश की जनता का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। साथियों, अभी कल ही की बात है कि क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है भारत की, वह एकदम कोलैप्स कर गई, और उसका कारण था कि भारत की बेईमान, गद्दार और देशद्रोही मीडिया ने कल शाम से ही एक न्यूज चलाना शुरू कर दिया कि बिटकॉइन बैन हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी। साथियों, हालांकि अभी तक संसद में कोई भी ऐसा बिल पेश नहीं किया गया है, लेकिन मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत की जो जनता है उसके मानसिक स्तर को मीडिया के द्वारा कितने बड़े स्तर पर प्रभावित किया जा सकता है, यह एक बड़ा उदाहरण है। साथियों, जैसे ही भारत के लोगों को यह न्यूज पता लगी, उन्होंने यह न्यूज देखी, और जो मीडिया है, बेशरम मीडिया, वह बिल्कुल साफ अक्षरों में लिख रही थी कि क्रिप्टो करेंसी बैन होगी। किसी भी सरकारी सूत्र के जरिए यह न्यूज उनको नहीं मिली थी, ना ही ऐसी कोई बात संसद के अंदर अभी चली थी। सिर्फ और सिर्फ एक बिल जो कि 10वें नंबर पे इस सत्र में प्रस्तुत किया जाना है, वह सिर्फ लिस्ट हुआ था, और उसको इस तरह से न्यूज बनाई कि भारत के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो एकदम से कोलैप्स कर गई। जो डॉलर एक्सचेंज पर 80-82 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, वह डॉलर गिरकर 58 रुपए पर ट्रेड होने लगा। और साथियों, जो भारत के भोले भाले लोग हैं, जो लोग गरीब लोग हैं, जो लोग अपने जो इनकम कर रहे हैं, किसी न किसी जरिए से कोई रोजगार धंधा कर रहे हैं जिससे कि वे पर्याप्त इनकम नहीं कर पाते हैं, उसके इतर उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट का प्लान किया कि क्रिप्टो बाजार जो है बहुत ही अच्छा और सुनहरे अवसरों से भरपूर बाजार है, तो इसमें इसका फायदा उठाया जाए। क्योंकि बिटकॉइन 2009 में मात्र 6 रुपए का था, और आज वह बिटकॉइन 53 लाख रुपए पर ट्रेड हो रहा है। तो साथियों, इससे उन्होंने जो टेक्नोलॉजी है उसके असर को समझा, उसके प्रभाव को जाना,
और अपना मन जो है क्रिप्टो करेंसी का जो बाजार है उसकी तरफ ले गए। लेकिन साथियों, ये इस देश की गद्दार मीडिया, बेईमान मीडिया, देशद्रोही मीडिया, जो कि पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना है, क्योंकि पूंजीपति चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, इसमें मैनिपुलेशन करते हैं और मैनिपुलेशन करके जो गरीब तबका है या बेरोजगार तबका है, जिसके पास कोई नौकरी या कोई धंधा नहीं है, जो कि शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी जैसी मार्केट में या किसी अन्य तकनीक के जरिए अपना रोजगार ढूंढने का प्रयास करता है, उनकी गाढ़ी कमाई को एकदम से इकट्ठा कर लेते हैं। साथियों, कल जब यह न्यूज चली तब ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल और केवल सेलिंग हो रही थी, पैनिक सेलिंग तो हुई, यानी कि सदमे में आकर डर के मारे लोगों ने एकदम से अपने पास जो क्रिप्टो करेंसी थी वह तुरंत बेचना शुरू कर दी। और तुरंत बेचना शुरू कर दी, इसका असर यह हुआ कि जितने भी आईएनआर की मार्केट थी, रुपए में जो मार्केट थी, वह धड़ाधड़ गिरती रही। एक तरफ जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उन पर जो डॉलर की मार्केट थी, यूएसडीटी की, वो वहीं की वहीं स्टेबल थी, और जो रुपए की मार्केट थी वो लगातार गिरती जा रही थी। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर इस खबर का कोई इंपैक्ट नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन साथियों, इसका असर क्या हुआ? क्या वास्तव में भारत की मीडिया ने भारत के जो लोग हैं उनके साथ में कोई अच्छा व्यवहार किया? साथियों, इस पैनिक सेल से सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को नुकसान हुआ है। वे गरीब लोग जो अपनी पूंजी को बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं, जो लोग यह नहीं चाहते हैं कि उनकी पूंजी किसी भी तरीके से डूब जाए। साथियों, जब वो बेच रहे थे तो जो पूंजीपति है, अडानी अंबानी जैसे लोग, वो उस सेल को बहुत सस्ती जब चली गई तो वहां से उन्होंने खरीदना स्टार्ट किया। वहां से बहुत भारी खरीदारी हुई। एक शिबा कॉइन है, कल उसकी बहुत बड़ी तादाद में खरीदारी हुई है। अब साथियों, अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। अब जो खरीद रहा है वह कौन है और जो बेच रहा है वो कौन है? साथियों, हमें इस तरह से समझना चाहिए कि इस देश में भारत का संविधान तो है, भारत का संविधान कहने के लिए लागू भी है, लेकिन भारत के संविधान की जो नीतियां हैं, जो उसके अंदर भारत के लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं, वे बिल्कुल भी ईमानदारी से लागू नहीं की जा रही हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से लागू नहीं की जा रही है, बल्कि उसमें बड़ी भारी बेईमानी बरती जा रही है। और जब भी चुनाव होते हैं तो मीडिया के जरिए ये रूमर्स फैलाए जाते हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं कि इस पार्टी का पल्ला भारी है, इस प्रत्याशी का पल्ला भारी है, और वहां चाहे ग्राउंड पर कुछ ना हो, जहां पे जिन रैलियों में कुछ भी भीड़ नहीं होती है, कुर्सियां खाली पड़ी होती हैं, उनको बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, और जिन रैलियों में बड़ी भारी तादाद में भीड़ आती है उन रैलियों को दिखाया ही नहीं आता है, छुपा लिया जाता है। साथियों, यही नहीं, ईवीएम जैसी मशीन जिस देश ने बनाई, जापान ने, उसके यहां पर अभी भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। वहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, क्योंकि यह पारदर्शिता का मामला है। अगर किसी भी एक भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ईवीएम मशीन से पारदर्शिता नहीं रह पाएगी, निष्पक्षता नहीं हो पाएगी, तो उस देश की सरकार ने यह निर्णय लिया कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाए, क्योंकि मेरे देश के लिए जो सबसे प्रमुख चीज है वह है उसका मतदान, और उसका मतदान ही उस देश की स्वतंत्रता को, उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करेगा। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार से कोताही ना बरती जाए। लेकिन साथियों, भारत में क्या हो रहा है? भारत में तमाम पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट के पास गई, तमाम पार्टियां जो है ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। एक पूरा का पूरा भारत का बहुत बड़ा वर्ग, भारत में बहुत बड़ी संख्या इस ईवीएम मशीन के खिलाफ है। लेकिन साथियों, ईवीएम मशीन के जरिए ही चुनाव कराने पर ये सरकारें अड़ी हुई हैं। साथियों, यह मैं नहीं कह सकता हूं कि ईवीएम में कुछ कमियां हैं या नहीं है, लेकिन समय समय पर उसमें ऐसी खामियां हर एक पार्टी के द्वारा दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं, गड़बड़ियां उसमें दिखाई गई हैं। और साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उस पर हैकिंग जैसी जो समस्या है वो लगातार बनी रहती है, वो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो साथियों, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे संविधान की, वो आज पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई है, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। अब हमें कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के दर्शन नहीं होते हैं।
अब देखने में तो ऐसा लगता है कि लोग वोट देने जा रहे हैं, लेकिन लोगों के जो माइंड में पहले से ही एक चीज फिट कर दी है जो मीडिया है उसने, और उसके बाद जो रहा सा कार्य है वो ईवीएम के द्वारा पूरा कर लिया जाता है। साथियों, इसके अतिरिक्त भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, पूंजीवादी समाजवादी राष्ट्र है। ये पूंजीवादी समाजवादी राष्ट्र क्या है? पूंजीवादी राष्ट्र की जब हम बात करते हैं और समाजवादी राष्ट्र की जब हम बात करते हैं, तो भारत को यह कहता है कि यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को समुचित स्थान है, पर्याप्त स्थान है, सम्यक स्थान है। यानी कि जहां पर पूंजीपतियों की स्वतंत्रता की बात आएगी, उनके उद्योग धंधों की बात आएगी, जहां पर कि ये लगेगा कि उनके उद्योग धंधों से भारत की जनता का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण नहीं होगा, तो उनको पूरी आजादी होगी अपने उद्योग धंधों को उनकी उन्नति करने की। दूसरी तरफ यह भी व्यवस्था है कि भारत के लोगों की जो सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसको भी किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन साथियों, हो क्या रहा है? साथियों, पिछले 70 सालों में अब तक भारत की गरीबी का अगर आंकड़ा लिया जाए, भारत में रोजगारी का स्तर लिया जाए, भारत में नौकरियां देने का अगर आंकड़ा उठाया जाए, तो वह बहुत ही गिरावट से भरा एक आंकड़ा है। भारत कहने के लिए तो उन्नति कर रहा है, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति उन्नति कर रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना महामारी के कारण इतने बड़े पैमाने पर देश में बेरोजगारी फैली, देश जो है भूखों मरने के कगार पे आया, लाखों करोड़ों गरीब जो है भूख से मरने लगे, बेरोजगार हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई। अगर फैक्ट्रियां चल भी रही हैं तो आधे मजदूर या आधे से ज्यादा मजदूर वहां से निकाल दिए गए। इतनी बड़ी भारी तादाद में गरीबी इस देश में फैली। वहीं पर हम देखते हैं कि हमारे देश का एक पूंजीपति एशिया में नंबर 1 का स्थान पाता है पूंजीपति होने में। तो साथियों, ये जो विषमता है, ये जो विरोधाभास है, ये यह नहीं दर्शाता है कि भारत के संविधान में जो व्यवस्था है समाजवाद की, वह किसी भी तरीके से लागू की जा रही है। आज सरकार ने पेट्रोल के दाम बड़ी बेशर्माई से, जो 70 रुपए से इसके कार्यकाल में शुरू हुए थे और 120 रुपए तक उसको ले गई बड़ी बेशर्माई से, बिना हिचक के, बिना डर के, और उसको नाम दिया कि विकास होगा तो महंगाई होगी ही। साथियों, विकास कितना हो रहा है, कितनी महंगाई की आवश्यकता है, इसका आंकड़ा कौन देगा? क्या साथियों 70 रुपए से पेट्रोल 120 रुपए पे करने पर कितना रिवेन्यू सरकार के पास आया है? क्या इसका कोई आंकड़ा प्रस्तुत किया है? साथियों, पेट्रोल महंगा होने पर हम सभी जानते हैं कि जो अन्य चीजें हैं, जितनी भी हमारी जरूरत की सामान है, वो सभी महंगे हो जाते हैं। कोई भी सामान, एक भी सामान आपका ऐसा नहीं बचता है जिस पर महंगाई की मार ना पड़े, क्योंकि हर एक सामान आप तक पहुंचता है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचता है। अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो उसका असर उसकी कीमतों पर भी होगा। लेकिन साथियों, इस देश की सरकार ने बड़ी बेशर्माई से, बिना सोचे समझे, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का साथ दिया है। आज इसीलिए इन्हीं हालातों के कारण पूंजीपति तो अमीर से अमीर हो रहे हैं, लेकिन इस देश का गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है और वो गरीबी से भुखमरी की तरफ बढ़ने लगा है। साथियों, आज हालात बहुत गंभीर हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, ऐसी व्यवस्था भारत के संविधान में है। क्या वास्तव में आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? साथियों, जो एनआरसी का जो बिल आया, उसमें एक व्यवस्था की गई, उसमें कुछ देशों के नाम लिखे गए जो कि मुस्लिम देश हैं, और उसमें कुछ धर्म या संप्रदायों के नाम लिखे गए जिनको कहा गया कि वहां पर ये पीड़ित हो सकते हैं। अगर इन धर्मों के लोग वहां पर पीड़ा महसूस करते हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, अगर ये लोग वहां पर कोई पीड़ा महसूस करते हैं, इनका प्रताड़ना होती है, तो इनको भारत जो है अपने देश में नागरिकता प्रदान करेगा, संरक्षण देगा, उनका हर तरह से लालन पालन करेगा। अब साथियों, उसमें मुस्लिम जो समाज है भारत का, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, उनको छोड़ दिया। उनको इसलिए छोड़ दिया कि उन्हें ये लगता है, इस देश की हिंदूवादी सरकार, मनुवादी सरकार को ऐसा लगता है कि मुसलमानों को मुस्लिम कंट्रीज में प्रताड़ना नहीं मिलती है। लेकिन साथियों, अभी अफगानिस्तान का मामला हमारे सामने बिल्कुल तरोताजा है। वहां पर किन लोगों को प्रताड़ना हो रही है, वहां पर किन लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? क्या वे लोग मुसलमान नहीं हैं?
साथियों, अगर इस देश की सरकार वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार होती, धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत भारत के संविधान में मौजूद है उसका पालन करने वाली सरकार होती, तो वो यह व्यवस्था करती कि पूरी दुनिया के किसी भी देश में किसी भी मनुष्य के ऊपर अगर वहां की सरकार के द्वारा किसी भी तरह की प्रताड़ना की जाती है तो वह उस व्यक्ति को भारत के अंदर संरक्षण देगी। ना तो किसी जाति की बात करती, ना किसी धर्म की बात करती, वह केवल और केवल मनुष्य की बात करती, मानवता की बात करती। लेकिन साथियों, इस देश में जो अभी मौजूदा सरकार है उसको इस देश की इन अच्छी स्थितियों से, संविधान की व्यवस्था से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। साथियों, हमें सोचना होगा, हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि क्या जो मैं ये बातें बता रहा हूं कि संविधान के अंदर ये व्यवस्थाएं हैं और इन संविधान की व्यवस्थाओं को इस देश में जो सरकार है वो लागू नहीं कर रही है, तो क्या हमें यह सोचना नहीं चाहिए कि हमें सरकार को बदलने के लिए सोचना चाहिए? सरकार अगर अपनी मानसिकता नहीं बदल रही है तो सरकार को ही बदलना बहुत जरूरी है ताकि संविधान की रक्षा हो सके, और संविधान की रक्षा होगी तो हमारे संविधान के अंदर दिए गए अधिकारों की रक्षा भी हो पाएगी। साथियों, पिछले 70 सालों में अभी तक संविधान में जो मौलिक बातें थी, जैसे कि संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह प्रावधान था कि सरकार यह प्रयास करेगी कि 14 साल तक के बच्चों का या 8वीं कक्षा तक उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान कराए। लेकिन साथियों, अभी तक सरकार इससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। हालांकि नीति निर्देशक सिद्धांतों से निकालकर उस सिद्धांत को मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया है और अब मौलिक रूप से यह भारत के नागरिकों का एक मौलिक अधिकार बन गया है। इसके जरिए अब इस देश के नागरिक 8वीं क्लास या 14 साल तक की आयु तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उसके पूरे अधिकारी हैं। लेकिन साथियों, क्या 8वीं क्लास तक की शिक्षा आज के समय में किसी भी नागरिक को एक सभ्य व नैतिक नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए या अपने देश की व्यवस्था में भागीदारी निश्चित करने वाला नागरिक बना सकती है? साथियों, आज कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई को मुफ्त किया जाना चाहिए था, उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। और भारत का विकास, उसका मापदंड इससे बेहतर कुछ भी नहीं होता कि अगर इस देश की सरकारें इन 70 सालों में भारत के हर एक नागरिक को ग्रेजुएशन तक की शिक्षा को मुफ्त करने का काम कर देती। तो साथियों, हम देखते हैं कि भारत के संविधान के भीतर मौजूद एक एक सिद्धांत को इस देश की मनुवादी सरकार ने कुचलने का काम किया है, नष्ट करने का काम किया है। मंदिर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकती है, वह मंदिर के लिए लड़ाई लड़ सकती है, वह मंदिर बनाने के लिए आंदोलन भी कर सकती है, वह मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खरीद सकती है, वह उस निष्पक्ष संस्था को, वह एक न्यायिक संस्था को नष्ट भ्रष्ट कर सकती है। लेकिन वो इस देश के लोगों के हित में जो अस्पताल बनने चाहिए, जो शिक्षा के मंदिर बनने चाहिए, उनको खोलने के लिए किसी प्रकार का आंदोलन नहीं चलाएगी, किसी प्रकार का बिल संसद के अंदर नहीं लेकर आएगी। तो साथियों, सरकार तो इन सब बातों पर गौर नहीं करेगी, लेकिन संविधान दिवस है तो संविधान दिवस पर हम सभी को यह सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में आज हमारा संविधान असली रूप में लागू हो रहा है। आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन संविधान दिवस को मनाने का कोई मतलब, कोई मकसद नहीं रह जाता है अगर हम इन सभी बातों पर गौर नहीं करते हैं। तो साथियों, आप गौर जरूर करिएगा, और अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए कि आपको इस वीडियो की कौन सी बातें पसंद आई हैं, या कोई सवाल हो तो उनको भी आप अपने कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए ताकि मैं उनको पढ़कर उनका कुछ जवाब दे सकूं या उन पर कुछ वीडियो फिर से आपके लिए बना सकूं। साथियों, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लगातार उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता है, उसका नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उसको देखकर उस वीडियो को आप खोल लेंगे और उसको देख लेंगे और आपसे फिर से मुलाकात हो पाएगी। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।